नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके पीठ में खुजली बहुत ज़्यादा होता है और जो नॉर्मल दवाई लगाने से या खुजली का टैबलेट खाने से ठीक नहीं होता है? तो शायद आपका ये स्किन का बीमारी है जिसका नाम है नोटाल्जिया पैरास्थेटिका। ये हो सकता है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे नोटाल्जिया पैरास्थेटिका क्या होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका इलाज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं, कुछ कुछ लोगों में शायद आपने कभी ना कभी देखा होगा पीठ में मीडियल साइड ऑफ स्कापुला, यानी जो यहाँ पे जो शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, कंधा का जो हड्डी है, इसका सेंट्रल पार्ट में बीच में एक काला कलर का स्पॉट देखने को मिलता है। ये नॉर्मली मिडिल एज यानी 40-50 साल के बाद ये स्टार्ट होता है और ये बहुत ज्यादा खुजली होता है। कभी कभार खुजली कंटिन्यूस रहता है, नहीं तो कभी कभार ये ठीक हो जाता है फिर होता है, ठीक हो जाता है फिर होता है। खुजली के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नॉमनेस यानी सेंसेशन पूरा जा सकता है, टिंगलिंग यानी मीठा मीठा दर्द हो सकता है, नहीं तो कभी लग सकता है कि वहां पे कोई कीड़ा चढ़ रहा है, कभी लगेगा कोई पिन मार रहा है, कोई लगेगा कभी छुरी मार रहा है। तो इसको बोलते हैं डिसस्थेसिया, यानी बहुत टाइप का सेंसेशन हो सकता है। कोई भी टाइप का सेंसेशन वहां पे पीठ में फील हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खुजली वाला सेंसेशन होता है। नॉर्मली पीठ में जो खुजली होता है, इसका 8% केसेस में यही बीमारी देखने को मिल सकता है। ये बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन अंडर रिकॉग्नाइज्ड है, यानी इसका डायग्नोसिस हमेशा होता नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये क्यों होता है। एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस है, यानी कुछ अनुमान लगाया जाता है कि ये जो स्पाइनल नर्व है पीठ में, T2 to T6 यानी थोरासिक जो नर्व होता है, उसका 2 नंबर से 6 नंबर के बीच में जो नर्व से कभी कभार वो कंप्रेस हो जाता है, यानी दब जाता है। किसके अंदर दब जाता है? रीढ़ का हड्डी के बीच में दब जाता है, नहीं तो कभी कभार यहाँ पे जो मसल से, पीठ में जो मोटा मोटा मसल से, मसल के बीच में वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, जिसकी वजह से ये सेंसेशन देखने को मिल सकता है। तो ये क्यों दब जाता है? ओल्ड एज में जैसे होता है, जैसे अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, स्लिप डिस्क होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर किसी का मसल स्पाज्म हो रहा है, यानी मसल का टोन बढ़ गया है, या जैसे बोलते हैं कि हवा अटक गया है, तो वैसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। कभी कभार हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन के बाद भी ये देखने को मिल सकता है, नहीं तो डायबिटीज पेशेंट में भी ये देखने को ज्यादा मिल सकता है। और एक होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, मेन 2A सिंड्रोम बोल के बीमारी होता है, उनमें भी ये ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का क्लिनिकल फीचर के बारे में। क्या लक्षण होता है ऑलरेडी हमने बताया है। क्लिनिकल फीचर यानी लक्षण क्या होता है? खुजली होता है, पेन होता है, कोई भी टाइप का सेंसेशन हो सकता है। इसके साथ साथ वो एरिया काला हो जाता है। एक लोकलाइज एरिया जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, पीठ में ऐसे काला स्पॉट देखने को मिलता है। दोनों कंधे का जो हड्डी है उसके बीच में देखने को मिलता है। ये ज्यादातर लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, यानी राइट हैंड से खुजली करते करते वो जगह काला हो जाता है। लेफ्ट हैंड में लोग ज्यादा खुजली नहीं कर पाते। कभी कभार ये दोनों साइड में भी देखने को मिल सकता है, एक साइड में नहीं, दोनों साइड में भी देखने को मिल सकता है। और इसमें फीमेल लोग ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं, लड़की लोग में ज्यादा देखने को मिलता है। सिर्फ काला स्पॉट नहीं, कभी कभार वहां पे इस एरिया लाइकेनिफिकेशन हो सकता है, यानी मोटा हो सकता है खुजली करते करते। कभी कभार एक्सकोरिएशन यानी वो जगह खरोच करते करते वहां पे वो चमड़ी निकल जाता है, ये भी देखने को मिल सकता है। और बहुत रेयरली वहां पे हाइपोपिगमेंटेशन यानी पिगमेंटेशन कम भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। ये नॉर्मली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होता है, लेकिन कभी कभार अंडरलाइन यानी अंदर में क्या प्रॉब्लम है ये देखने के लिए इमेजिंग यानी सीटी स्कैन, MRI ये सब डॉक्टर आपको दे सकते हैं, ताकि आपका हड्डी में क्या प्रॉब्लम है देखेंगे, या कोई मसल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो डायग्नोसिस करेंगे। तो चलिए लास्ट में जानते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। नॉर्मली ये ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक नहीं होता है। जैसे हम लोग एलर्जी का टैबलेट खा के खुजली कम कर लेते हैं, जैसे कि लिवोसिट्रिजिन, सेट्रिजिन नाम सुना होगा, तो ये सब चीज का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं है। ये एंटी एलर्जिक टैबलेट से खुजली कम नहीं होता है। तो इसमें क्या काम करता है? क्योंकि ये नर्व के वजह से होता है, तो नर्व को ठीक करने के लिए या सूद करने के लिए, काम करने के लिए क्या क्या दवाई यूज होता है? जैसे कि आपका कैप्साइसिन जेल आता है, कैप्साइसिन जेल लगाने से थोड़ा बहुत रिलीफ होता है, नहीं तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड का क्रीम लगाने से भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। एनेस्थेसिया वाला क्रीम आता है, जेल आता है, वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो अमिट्रिप्टिलिन बोल के एक दवाई आता है, अमिट्रिप्टिलिन टैबलेट आता है, वो खाने से नर्व थोड़ा काम हो जाता है और थोड़ा नींद आता है, तो खुजली भी कम हो जाता है। और कुछ पेन किलर दवाई भी वहां पे यूज होता है, लगाने वाला पेन किलर, जैसे कि डाइक्लोफेनाक जेल यूज हो सकता है, केटामाइन जेल यूज हो सकता है। डॉक्सेपिन नामक एक दवाई है, वो भी यहाँ पे खाने के लिए पेशेंट को दिया जाता है, वो भी इफेक्टिव होता है।
अगर वहां पे पेन होता है तो खाने के लिए ओरल आइबुप्रोफेन भी दिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव पाया गया है वो है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन नामक एक दवाई आता है, खाने वाला दवाई, उसको यूज किया जाता है। तो ये तो था मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे कि एक्वापंक्चर ट्रीटमेंट भी कुछ कुछ केसेस में इफेक्टिव पाया गया है। नहीं तो एक्सरसाइज, बैक का एक्सरसाइज करना पड़ता है, ताकि आपका अगर मसल स्पाज्म हो गया है तो वो रिलीफ हो जाता है। जैसे कि बहुत सारा यूट्यूब में अवेलेबल है, आप ऐसे बैक को सामने की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, ये तो ऐसे सिंपली हाथ को ऐसे करके भी पीठ का मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं, ये तो ऐसे रोटेट करके भी आपका बैक का मसल का एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इससे अगर मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो ये नर्व कंप्रेशन कम हो जाता है, तो आपका ये सेंसेशन कम होता है। तो जैसे हमने बोला है कि मसल का स्पाज्म के वजह से ये हो सकता है, यहाँ पे बोटुलिनम टॉक्सिन यानी बोटॉक्स इंजेक्शन में भी कभी कभार रिलीफ मिलता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और ये बहुत लॉन्ग टर्म भी इफेक्टिव नहीं है। तो ये भी ट्राई किया गया है, तो कुछ कुछ लोगों में रिलीफ पाया गया है। तो ये था डिटेल्स में बैक इचिंग के बारे में, नोटाल्जिया पारास्थेटिका के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई नया टॉपिक में जाना है तो यहाँ पे कमेंट करिए, इसका वीडियो हम आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, नमस्ते, जय हिंद।